नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम्म। चलिए आज की बातचीत एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां ताकत से बात नहीं बनी और दिमाग लगाकर ही रास्ता निकालना पड़ा? हम्म। चाहे वो ऑफिस की कोई मुश्किल हो या घर की कोई छोटी मोटी चुनौती। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है क्योंकि आज की हमारी चर्चा इसी विचार की बुनियाद पर है, मतलब बुद्धि और बल की लड़ाई। अच्छा। और ये विश्लेषण मैं बता दूं खासतौर पर कक्षा 10 के उन छात्रों के लिए है जो 2026 में अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये अध्याय बुद्धिर्बलवती सदा परीक्षा के नजरिए से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। आज हम एनसीईआरटी की शेमुशी पुस्तक के दूसरे अध्याय बुद्धिर्बलवती सदा की गहराइयों में उतरेंगे। शीर्षक का मतलब तो साफ है, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। जी। और जैसा कि हमारे एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स में बताया गया है, ये कहानी शुक सप्तती नाम के एक प्रसिद्ध कथा संग्रह से ली गई है। हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी का अनुवाद करना नहीं है, बल्कि उस रणनीति को समझना है जो एक साधारण महिला को जंगल के सबसे खतरनाक जानवर के सामने विजेता बनाती है। हम देखेंगे कि कैसे शब्द, आत्मविश्वास और सही समय पर सही चाल चलना किसी भी शारीरिक बल से बड़ा हथियार बन सकता है। तो चलिए कहानी के किरदारों से मिलते हैं। देउल नाम का एक गांव है जहां राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था और उसकी पत्नी का नाम था बुद्धिमती। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बुद्धिमती यानी बुद्धि वाली। तो कहानी तब शुरू होती है जब वो अपने दोनों बेटों के साथ किसी जरूरी काम से अपने पिता के घर जा रही होती है। और सफर उसे एक घने जंगल से ले जाता है। बिल्कुल। संस्कृत में एक सीधी सी पंक्ति है, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। इसका मतलब क्या हुआ एकदम सरल भाषा में? इसका सीधा सा अर्थ है, मार्गे मतलब रास्ते में, गहन कानने यानी घने जंगल में, सा मतलब उसने, एकम व्याघ्रम ददर्श मतलब एक बाघ को देखा। अच्छा। और यहीं से कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। कोई भी सामान्य इंसान तो बाघ को देखकर घबरा जाएगा, शायद भागने की कोशिश करेगा, लेकिन बुद्धिमती ने जो किया वो असाधारण था। बिल्कुल। उसने बाघ को अपनी तरफ आते देखा, लेकिन घबराने के बजाय उसने एक नाटक रचा। नाटक? हाँ, एक तरह से उसने हिम्मत दिखाते हुए अपने दोनों बेटों को एक एक थप्पड़ मारा। और ये समझना जरूरी है कि ये थप्पड़ बच्चों को सजा देने के लिए नहीं था, ये उस परफॉर्मेंस का हिस्सा था जिसका एकमात्र दर्शक वो बाघ था। अरे वाह। और फिर उसने जो संवाद बोला वो तो मतलब दिमागी खेल का एक बेहतरीन उदाहरण क्या है। कहा था उसने? उसने जोर से कहा, कथमे कशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा अयम एकस्तावत विभज्य भुज्यताम पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चिद लक्ष्यते। चलिए इस पंक्ति को तोड़कर समझते हैं। वो अपने बेटों से कह रही है, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए आपस में लड़ रहे हो? अभी तो ये एक ही है, इसी को बांटकर खा लो, बाद में कोई दूसरा देख लेंगे। अब जरा बाघ के नजरिए से सोचिए। हाँ, वो तो शिकार करने आया था, लेकिन यहाँ तो कोई उसे ही आज का लंच बता रहा है। बिल्कुल। उसने सिर्फ एक वाक्य से पूरे हालात को पलट दिया। वो शिकार से शिकारी बन गई। उसने खुद को एक साधारण महिला नहीं बल्कि एक व्याघ्र मारी यानी बाघों का शिकार करने वाली। बाघों को मारने वाली। बाघ इतना डर गया कि वहां से दुम दबाकर भाग गया। और यहीं पर कहानी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आता है। एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स में इस पर खास ध्यान देने को कहा गया है। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है, वह सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बाघ के भय से मुक्त हो गई। अच्छा। ठीक उसी तरह इस दुनिया में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति बड़े से बड़े डर से छुटकारा पा सकता है। यह सिर्फ एक कहानी का सबक नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल सच है। सही कहा। तो ये कहानी का पहला पड़ाव का, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली परीक्षा तो अब होनी थी। तो बाघ डरकर भाग रहा है और उसे रास्ते में एक धूर्त स्यार मिलता है। जी, जम्बू का। हाँ, स्यार उसे डरा हुआ देखकर मजाक उड़ाता है और पूछता है, भवान कुतः भयात पलायतः, मतलब आप किससे डरकर भागे जा रहे हैं? बाघ उसे व्याघ्रमारी के बारे में बताता है, लेकिन स्यार वो चालाक है, उसे यकीन नहीं होता। वो बाघ के अहंकार को चोट पहुंचाता है और कहता है, त्वया महत कौतुकम आवेदितम यन्मानुषादपि विभ्योषि। मतलब आपने तो बड़ी कमाल की बात बताई कि आप एक इंसान से डर गए।
मुझे लगता है कि सियार यहाँ बाघ की मर्दानगी को ललकार रहा है, वो उससे उकसा रहा है। बिल्कुल, और डरा हुआ बाघ उसके झांसे में आ जाता है। सियार उसे वापस चलने के लिए मना लेता है और आत्मविश्वास दिखाने के लिए एक ऐसी शर्त रखता है जो उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। क्या शर्त? वो बाघ से कहता है, मान निज गले बद्धवा चल सत्वरम, यानी मुझे अपने गले में बांध लो और फिर जल्दी से वहां चलो। ये तो मूर्खता की हद है। मतलब वो अपनी जान एक ऐसे जानवर के साथ बांध रहा है जो पहले से ही दहशत में है। उसे लगा कि ये उसकी चतुराई है, लेकिन असल में ये उसका अहंकार था जो उसे ले डूबा, और वे दोनों वापस उसी जगह की ओर चल पड़ते हैं। अब बुद्धिमती की असली परीक्षा का समय है। वो दूर से बाघ को वापस आते देखती है और इस बार वो अकेला नहीं है। उसके साथ सियार भी है। हाँ, एक पल के लिए वो भी सोच में पड़ जाती है। जम्बुकृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम, मतलब सियार के उकसाने पर लौटे इस बाघ से अब कैसे बचा जाए। ये एक बहुत ही वास्तविक मानवीय प्रतिक्रिया है। उसका पहला प्लान काम कर गया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उसे एक नई रणनीति की जरूरत थी, एक ऐसा प्लान जो पहले से भी ज्यादा चालाक हो। और यही हमें उसकी बुद्धि का दूसरा स्तर देखने को मिलता है। वो है प्रत्युत्पन्नमति, यानी जिसके पास तुरंत समाधान सोचने की क्षमता हो। इस बार वो बाघ को देखकर घबराती नहीं उस पर चिल्लाती है। उसका निशाना कोई और होता है। कौन? सियार। वो सीधे सियार की तरफ उंगली उठाकर उसे डांटते हुए एक और कहानी गढ़ती है। वो कहती है, रे धुष्ट त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्या दैकम मानी कथम यासी वदाधुना। रुकिए, ये तो पहले वाले झूठ से भी 10 गुना ज्यादा असरदार लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है, अरे धूर्त सियार, तुमने तो मुझे पहले 3 बाघ लाकर देने का वादा किया था। 3 बाघ? हाँ, और आज विश्वासघात करके सिर्फ एक ही बाघ लाए हो। अब बताओ, यहां से बचकर कैसा जाओगे? अरे बाप रे, ये सुनकर तो बाघ के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। बिल्कुल, ये तो मनोवैज्ञानिक युद्ध है। उसने बाघ को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सियार को अपना अपराधी बना दिया। मैं समझ गई। बाघ को लगा कि सियार ने उसे धोखा दिया है। वो उसे मदद के लिए नहीं, बल्कि इस व्याघ्रमारी के हाथों मरवाने के लिए एक जाल में फंसा कर लाया है। बिल्कुल सही। उसने बाघ के डर को शक में बदल दिया। जो सियार कुछ देर पहले तक बाघ का सहयोगी लग रहा था, अब वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन नजर आने लगा। जी, और जिस रस्सी से सियार ने खुद को बाघ से बांधा था, वही अब उसका मृत्युदंड बन गई। और फिर कहानी अपने अंत पर पहुंचती है। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपी सहसा नष्ट गलबद्ध शृगालकः। यानी ऐसा कहकर वो भयंकर व्याघ्रमारी उनकी तरफ तेजी से दौड़ी। अच्छा। और गले में बंधे सियार वाला बाघ भी अचानक वहां से भाग खड़ा हुआ। इस बार वो इतनी तेजी से भागा कि बेचारा सियार उसके साथ घिसटते हुए मारा गया है। इस तरह बुद्धिमती ने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि खतरे को जड़ से ही खत्म कर दिया। वाह, ये कहानी वाकई में सिखाती है कि बुद्धि सिर्फ समस्या को हल नहीं करती, बल्कि हालात को अपने पक्ष में मोड़ सकती है। जैसा कि पाठ के अंत में कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, जिसका अर्थ है, हे सुंदरी, सभी कामों में हमेशा बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत होती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये रणनीति का एक सबक है। बिल्कुल, बुद्धिमती ने अपने दुश्मन के मनोविज्ञान को समझा। पहली बार उसने बाघ के डर को निशाना बनाया, दूसरी बार उसने बाघ के शक और अविश्वास को हथियार बनाया। तो आज की इस चर्चा से, मतलब एनसीईआरटी सुनो समझो के इस विश्लेषण से, ये सीखा कि मुश्किल समय में घबराना समाधान नहीं है। नहीं, समाधान है रुककर सोचना और अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। आपकी शारीरिक ताकत की एक सीमा हो सकती है, लेकिन आपकी सोचने की शक्ति वो असीमित है। बिल्कुल, और ये बात छात्रों के लिए भी उतनी ही सच है। परीक्षा में मुश्किल सवाल देखकर घबराना नहीं है, बल्कि बुद्धिमती की तरह शांत रहकर उसका हल निकालने का तरीका सोचना है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है। बुद्धिमती ने अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया, मतलब एक पूरा नाटक रचा। हाँ, उसकी पूरी रणनीति ही एक तरह से धोखे पर आधारित थी। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी बड़े और नेक लक्ष्य को हासिल करने के लिए या अपनी जान बचाने के लिए इस तरह की चतुराई या धोखे का इस्तेमाल नैतिक रूप से सही है? आई के विस्तृत नोट्स, शब्दार्थ और परीक्षा के लिए जरूरी प्रश्नों के उत्तर के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। 2026 की बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए एनसीईआरटी सुनो समझो के साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।